हेलो हेलो। हेलो। Yes, sir. Good morning, sir. हेलो। हाँ, ऑडिबल। Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. हेलो एवरीवन। यस सर। हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था कन्वेंशन। यस सर। हमने हेलो हेलो। सर आपका आवाज बहुत ज्यादा धीमा आ रहा है। अभी ठीक आ रही है? यस सर। ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, पीछे से बहुत नॉइज आ रहा है, बंद करिए। करवा दिया। ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कंजंक्शन, लास्ट टाइम पूरा नहीं हो पाया था। मैंने कुछ इसका स्टार्टिंग पार्ट आपको पढ़ा दिया था, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन और उसके सब टाइप्स याद है आपको? Yes, sir. चार टाइप के कंजंक्शन होते क्या है? संयोजक शब्द जो होते हैं कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे राम एंड श्याम विल कम, इसमें जो एंड है दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है।
तो एक कंजंक्शन है, ये हमने पढ़ा था पहले। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है जो कनेक्ट करने वाला होता है, एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, जैसे एंड एक सिंगल वर्ड है, और एज वेल एज एक एज वेल एज भी एक कंजंक्शन है, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो ये किसी तरह की किसी तरीके से हो सकता है, और कितनी चीज़ों को ऐड करता है, ये कनेक्ट करता है, जैसे वर्ड्स को कनेक्ट करता है, फ्रेजेस दैट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स उनको कनेक्ट करता है, फिर क्लोजेज आ जाते हैं, वर्ब और सब्जेक्ट का जो ग्रुप होता है उसको कनेक्ट करता है। दो क्लोजेज हो सकते हैं, एक मेन क्लोज होती है प्रिंसिपल क्लोज, दूसरी होती है कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लोज, कोई सी भी हो सकती है, उनको कनेक्ट करता है, फिर सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। ये होता है कंजंक्शन, संयोजक शब्द हिंदी में इसको कहते हैं। ये चार टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन और कंपाउंड कंजंक्शन। तो हमने जो सबसे पहले वाला था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसके बारे में पढ़ लिया था। सब टाइप्स थे, उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या था, उसमें दो क्लोज होती हैं। एक क्लोज मतलब उसमें एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट है, उसे पूरे ग्रुप को क्लोज कहते हैं। ऐसी दो क्लोज होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज जो मेन क्लोज होती है, मेन सेंटेंस जो होता है, और दूसरी होती है कोऑर्डिनेट क्लोज जो उसका साथ देती है। कोऑर्डिनेट क्लोज जो उस सेंटेंस के साथ मिलकर चलती है, उससे रिलेट करती है। ठीक है, ये होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जैसे पहला सेंटेंस दिया था, ही रीड द बुक, रीड द नोट्स एंड रिटर्न देम टू मी। उसने नोट्स पढ़े और मुझे लौटा दिए। तो इसमें एंड जो वर्ड लगा है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे है, वो ऐसे है कि जो पहला सेंटेंस है उसमें जो क्लोज है, ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न देम टू मी, तो जो पहला सेंटेंस है वो प्रिंसिपल क्लोज है। मेन जो पॉइंट है इसका वो ये है कि ये प्रिंसिपल क्लोज है, और दूसरे वाला इससे रिलेट कर रहा है, डिपेंडेंट नहीं है इस पर बट रिलेट कर रहा है। उसने नोट्स पढ़े और फिर मुझे लौटा दिए। ठीक है, तो एक इसमें प्रिंसिपल क्लोज होती है और एक कोऑर्डिनेट क्लोज होती है। जो पहले वाली है वो प्रिंसिपल क्लोज है, और दूसरे वाली जो है रिटर्न देम टू मी, वो एक कोऑर्डिनेट क्लोज है। समझ में आ रहा है, ये मैं पढ़ा चुका था। Yes, sir. तो सी वर्क हार्ड येट सी फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया तब भी वो फेल हो गई। तो इसमें जो मेन जो प्रिंसिपल क्लोज है वो ये है, सी वर्कड हार्ड, शी वर्कड हार्ड येट सी फेल्ड। येट यहाँ पे कंजंक्शन है, सी फेल्ड, आफ्टरवर्ड सी फेल्ड, ऑल्दो शी वर्कड हार्ड बट स्टिल शी गॉट फेल्ड। तो यहाँ पे जो सेंटेंस ही बन रहा है, सी वर्कड हार्ड Yes, येट, sir. हेलो, Yes, sir. वो तो आवाज आ रही थी एकदम से डिस्टर्ब हो गया। तो सी वर्कड हार्ड येट सी फेल्ड, तो इसमें जो पहला वाला सेंटेंस है वो प्रिंसिपल क्लोज है, दूसरे वाला उससे रिलेट कर रहा है, डिपेंड नहीं करता उस पर, रिलेट कर रहा है, तो वो कोऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है, जो रिलेट करता है। तो जो ऐसे सेंटेंस है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज है और दूसरे वाली कोऑर्डिनेटिंग क्लोज है, तो उनमें जो कंजंक्शन यूज होते हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई होप ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। इसके चार पार्ट बताए थे आपको Yes, मैंने, sir. एक चार पार्ट बताए थे, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, दूसरा ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, तीसरा एडवर्सेटिव कंजंक्शन, और चौथा था इलेटिव कंजंक्शन। ये कोऑर्डिनेटिंग के चार पार्ट। ठीक है, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो जो पहला पार्ट था इसका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, वो दो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव को कनेक्ट करता है। जैसे पहला सेंटेंस है, ही इज रिच एंड हैप्पी, इसमें दो एडजेक्टिव्स हैं, रिच और हैप्पी, इनको कनेक्ट कर रहा है एक वर्ड एंड, तो ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है।
क्योंकि ये दो नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स को कनेक्ट करता है। दूसरा वाला है राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग। तो राम और श्याम दो नाउन है, तो नाउन को कनेक्ट कर रहा है। ऊपर दिया ही हुआ है कि ऐसे ऐसा कंजंक्शन जो दो दो नाउन को प्रोनाउन को, या मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, एडजेक्टिव्स को कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। तो पहले वाले सेंटेंस में आप देख रहे हैं एडजेक्टिव है दोनों, तो कनेक्ट कर रहा है एंड। दूसरे वाले में नाउन है, कनेक्ट कर रहा है एज वेल एज। तो ये कैसा कंजंक्शन है? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिछले वाले सेशन में मैंने ही पढ़ाया था, बट वो वीडियो किसी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा इसको दोबारा थोड़ा पढ़ा देता हूँ, रिकॉर्ड करके डाल दूँ, ताकि जो बच्चे क्लास में अटेंड करते हैं वो एटलीस्ट वहाँ देख पाए। ओके, फिर दूसरा आ जाता है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन में दो ऑल्टरनेटिव दिए होंगे आपको, या तो ये या ये। तो उनके बीच में जो वर्ड यूज होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स को आइदर और, एल्स, अदरवाइज, ऐसे वर्ड्स, नाइदर नॉर। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे कि आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, या तो शांति से बैठो या चले जाओ। तो आइदर और यूज हुआ है, तो दो वर्ड्स हैं, या तो बैठो या चले जाओ। इसमें दो ऑल्टरनेटिव दिए हैं हमें, या तो बैठने का है या फिर चले जाने का है। ऑप्शन टाइप हो गया ना। तो ऐसी जगह जो वर्ड यूज होते हैं जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स और अदरवाइज, ये जो कंजंक्शन वर्ड होते हैं इनको ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? हेलो हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगला तीसरा फिर वही एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो अगर जो एक सेंटेंस है जैसे ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, तो ये रिलेटिव टर्म्स नहीं है। ही इज रिच बट वो हैप्पी होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है। ऑपोजिट रिजल्ट दिखा रहा है पहले सेंटेंस का। ही इज रिच, धनी तो है पर खुश नहीं है। तो ऐसा इन जनरल केसेस में होता नहीं है। तो अगर ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपको दिखाई दें जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट एक दूसरे के अपोजिट है, सेंस एकदम अपोजिट आ रहा है। देखो ये जैसे दूसरा सेंटेंस जाए, ही इज इंडस्ट्रियस स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। वो बहुत मेहनती है, उद्यमी है, पर स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, तब भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो इसमें देखो दिया है कि मेहनत तो करता है बट फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो ये ऑपोजिट टर्म्स लग रहे हैं ना देखने में। ऐसा होता नहीं है कि मेहनती हो फिर अच्छे मार्क्स ना आए। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं उनके बीच में जो वर्ड यूज होते हैं ऐसे सेंटेंसेस को रिलेट करने के लिए, जो ऑपोजिट लग रहे हैं एक्शन में, उनको कहते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। उनके कुछ एग्जांपल्स ऊपर दिए गए हैं, बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरदलेस, व्हाइल, वेयरएज। ये समझ में आ गया? चौथा आ गया इलेटिव कंजंक्शंस। अगर दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं बट जो दूसरे वाला जो एक्शन है वो पहले वाले का रिजल्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में जो कंजंक्शन वर्ड यूज होते हैं उन्हें इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका। तो बीमार था उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मैं आ नहीं सका। तो ऐसी जगह पे जो जब सेंटेंस एकदम एक दूसरे का रिजल्ट महसूस हो रहे हो, दूसरा जो सेंटेंस है वो पहले वाले का रिजल्ट महसूस हो रहा हो, तो ऐसे जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं इन दोनों को रिलेट करने के लिए नियोजक शब्द, वो इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं उन्हें। जैसे सो यहाँ पे जो वर्ड है, आई वाज इल सो आई कुड नॉट कम, सेंटेंसेस दोनों दिए हैं, आई वाज इल आई कुड नॉट कम, तो मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका। तो एक दूसरे का, एक का रिजल्ट है पहले वाले का, दूसरा बीमार था इसीलिए तो नहीं आ सका। तो यहाँ पे जो सो वर्ड यूज हुआ है ये
जो कंजंक्शन इसी जो संयोजक शब्द है उसको कहेंगे हम इलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, कौन सा कंजंक्शन है ये हमें इस कंडीशन से पता चलता है कि सेंटेंसेस जो उसके पहले या बाद में दिए हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड है। जैसे पीछे जाके देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्यूमुलेटिव में अगर दो वर्ड्स हैं जैसे एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन उनको कनेक्ट कर रहे हैं तो क्यूमुलेटिव। अगर दो ऑप्शंस दिए हैं ऑल्टरनेटिव दिए हैं या तो ये या ये, उनके बीच में जो वर्ड यूज होंगे कंजंक्शन वर्ड वो ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। फिर तीसरा एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अगर रिजल्ट एकदम अपोजिट है, जो पहला जो सेंटेंस है दूसरा उसका एकदम अपोजिट महसूस हो रहा है, जैसा जनरल लाइफ में जैसा नहीं होता है, एडवर्स सा महसूस हो रहा है कुछ, तो वहाँ पे जो वर्ड यूज होंगे उनको बोलेंगे कंजंक्शन वर्ड, बेसिकली उनको बोलेंगे एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो था अगर दूसरे वाला पहले का रिजल्ट है तो उनके बीच में जो वर्ड यूज होगा संयोजक शब्द कंजंक्शन वर्ड वो होगा इलेटिव कंजंक्शन। जैसे यहाँ पे सो है वो इलेटिव कंजंक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया सब? हेलो? Yes, sir. 8 ही बच्चे ऐड हुए हैं, बाकी लोग कहाँ गए हैं? तो अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो मैंने पहले आपको बताया था कि 4 होते हैं कंजंक्शन जो होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव और कंपाउंड। कोऑर्डिनेटिंग के 4 पार्ट हमने पढ़ लिए। अगला है सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग जो था वो फर्दर डिवाइडेड था 4 पार्ट्स में। जो थे पहला जो था उसमें वो था क्यूमुलेटिव, दूसरा अल्टरनेटिव, तीसरा एडवर्सेटिव और चौथा इलेटिव। अब कोऑर्डिनेटिंग पूरा हो गया, उसके चारों पार्ट पूरे हो गए। अब दूसरा आ गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होती है, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। मतलब जो वर्ब और क्लोज तो मैंने बता दिया था आपको क्या होता है, ये बेसिक ग्रामर है जो आपने पिछले शायद सेमेस्टर में पढ़ी होगी। फिर भी अगर कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, कुछ पता ही नहीं चलता, तो फिर मैं बता देता हूँ बीच बीच में। अगर कोई वर्ड्स ऐसे आते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं जिनका पता नहीं चलता ये क्या है। तो क्लोज क्या होती है? अ ग्रुप दैट इज मेड अप ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब से मिलके ग्रुप बनता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्लोज। और ये 2-3 तरह की हो सकती है। वन इज प्रिंसिपल क्लोज जो मेन क्लोज है, और फिर एक कोऑर्डिनेटिंग क्लोज जो साथ देने वाली क्लोज है, दूसरा सेंटेंस जो साथ दे रहा है पहले वाले का प्रिंसिपल का, और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लोज जो उस पर डिपेंड है मेन क्लोज पे। तो ऐसी क्लोज कहलाती है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो जो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं इसमें एक तो प्रिंसिपल क्लोज होती है, एक तो मेन सेंटेंस होता है, और दूसरे वाले ही होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, दूसरा सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट सेंटेंस होता है पहले वाले पे। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम सफल होगे। तो यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, पहली तो कंडीशन ये है, ये मेन हो गया क्लोज, मेन सेंटेंस है ये, प्रिंसिपल क्लोज हो गया। दूसरे वाला इस पे डिपेंड करता है, यू विल सक्सीड, वे तुम तभी सफल होगे जब तुम कठिन परिश्रम करोगे। तो वो डिपेंडेंट क्लोज है दूसरे वाला, यू विल सक्सीड, इसलिए उसको कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज। अगर आपको दिख रहा है कि दूसरा सेंटेंस पहले वाले पे टोटली डिपेंडेंट है, तो पहले वाला हो गया प्रिंसिपल क्लोज, दूसरे वाला हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ऐसे सेंटेंसेस अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो इनको कनेक्ट करने वाले जो वर्ड्स हैं दे बेसिकली कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. इसमें दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। सिंस आई वाज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप।
क्योंकि मैं व्यस्त था इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका। तो व्यस्त था इसीलिए कॉल नहीं कर सका, तो दूसरे वाला सेंटेंस पहले वाले पर डिपेंड है। आई वॉज बिजी, इसीलिए मैं कॉल नहीं कर सका। तो अगर ऐसा डिपेंडेंस महसूस हो रहा है तो ऐसे जो कंजंक्शन, ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने वाले जो कंजंक्शन होते हैं दे बेसिकली कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये टाइम से रिलेट कर सकते हैं, प्लेस से रिलेट कर सकते हैं, उनके कारण हो सकते हैं, पर्पज हो सकते हैं, तो वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे टाइम से रिलेट करने वाले जो कुछ कंजंक्शन होते हैं, जैसे पहले वाला दिया है, ये इसमें सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जांपल फिर देख लेंगे। व्हेन आई सो हिम आई स्टॉप्ड माय कार। जब मैंने उसको देखा तो मैंने अपनी कार रोक दी। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनना है दोनों सेंटेंस। जब मैंने उसको देखा मैंने अपनी कार रोक दी। तो व्हेन आई सो हिम, तो ये टाइम बाउंड कंडीशन दिखा रहा है, मैंने उसको देखा उसके बाद अपनी कार रोकी मैंने। तो पहले वाले पर डिपेंड करता है, मैंने उसको देखा तभी कार रोकी, अगर नहीं देखा होता तो मैं कार नहीं रोकता। तो पहले वाला तो मेन हो गया, मेन सेंटेंस है, सब प्रिंसिपल क्लोज है। अब दूसरे वाला सबऑर्डिनेट है। महसूस हो रहा है आपको ये पता चल रहा है कि दूसरे वाला Yes, सबऑर्डिनेट है। sir. ठीक है, तो ऐसे जो टाइम बाउंड कंडीशंस होती हैं उनमें भी अगर ऐसे सेंटेंस है जो एक दूसरे पर डिपेंड है, बेसिकली दूसरे वाला पहले पे डिपेंड है, एक मेन क्लोज है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज। तो ऐसे सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज होंगे वो होंगे सबऑर्डिनेट क्लोज। ये टाइम से रिलेटेड भी हैं। टाइम से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, व्हाइल, एज सून एज लॉन्ग एज, जस्ट एज। ये दिख रहे होंगे आपको, सब टाइम से रिलेटेड वर्ड्स हैं। Yes, sir. यस सर। ठीक है, फिर दूसरा प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, वेयर या वेयर एवर। जैसे यू कैन गो वेयर एवर यू वांट, तुम जा सकते हो जहां तुम चाहो, जहां तुम चाहते हो। यू कैन गो, तुम जा सकते हो, वेयर एवर यू वांट, जहां तुम चाहते हो। तो जा सकते हो पे डिपेंड करता है, जहां तुम चाहते हो वहां जा सकते हो। तो इसमें जो मेन जो सेंटेंस है वो है यू वांट, उसका चाहना, तभी वो जा सकता है। तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। और ऐसे जो वर्ड हैं प्लेसेस के लिए जो यूज हो गए हैं वहां पे वो होंगे वेयर या वेयर एवर। तो ऐसे जो टर्म्स हैं या ऐसे जो वर्ड्स हैं वो भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। फिर कारण से रिलेट हो सकते हैं, cause, since, because या as। she came because I called her up, वो आई क्योंकि मैंने उसको कॉल किया। ठीक है, तो वो क्यों आई? क्योंकि मैंने उसको कॉल किया। तो यहाँ पे बिकॉज वर्ड है, ये कारण बता रहा है। बट ये कारण में भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, मैंने उसको कॉल किया इसीलिए वो आई। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है। ये जो टाइप्स हैं बेसिकली कि कारण की वजह से, कारण में भी हो सकता है, टाइम में भी हो सकता है, प्लेसेस पे भी हो सकता है। वो अलग अलग वर्ड है, कौन से प्लेसेस के लिए यूज होते हैं, कौन से टाइम के लिए यूज होते हैं, कौन से कारण के लिए यूज होते हैं, कौन से पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि सी केम बिकॉज आई कॉल्ड हर अप, वो आई क्योंकि मैंने उसको कॉल किया था। ठीक है, ये जो बिकॉज वर्ड है ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज है ये वाली सी केम, और ये प्रिंसिपल क्लोज है आई कॉल्ड हर अप, मैंने उसको कॉल किया था इसीलिए वो आई। ठीक है, तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्यों सबऑर्डिनेट क्लोज है। बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है क्योंकि इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लोज है और दूसरे वाली प्रिंसिपल क्लोज है। ठीक है, आ गया समझ में? हेलो? Yes, sir. ठीक है, फिर चौथा वाला यह है पर्पस के लिए। अभी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ सारे, एक एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ, क्योंकि जरूरत समझने की होती है। रिपीटेटिवली बहुत सारे सेंटेंसेस तो आप खुद भी बना सकते हैं, वो तो एक्सरसाइज का काम है। तो सिलेबस कंप्लीट करना है आज, मेरे को ये पूरा टॉपिक खत्म करना है 2 लेक्चर में, तो इसलिए मैं आपको
मेन चीजें जो जो बेसिकली बेसिक्स हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। बाकी एक्सरसाइज आप खुद करिए, एक दो एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा, उसके बाद दे दूंगा आपको करने के लिए। कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कर लीजिए, ठीक है? इज दैट ऑल राइट? यस सर। ठीक है। फिर पर्पज के लिए, उद्देश्य मतलब दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये सब जो वर्ड हैं ये पर्पज के लिए यूज होते हैं। सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि, सो दैट वी मे लिव, हम जी सकें। तो जीने के लिए खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? ये जो वी ईट है ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। वी मे लिव, ताकि हम जी सकें। तो यहाँ पर डिपेंडेंट दिख रहा है आपको, क्यों खाते हैं? क्योंकि ताकि हम जी सकें। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है सो दैट, ये पूरा एक वर्ड है, हाईलाइटेड नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ ये पूरा एक वर्ड है, सो दैट। तो ऐसी जगह पे भी जो कंजंक्शन यूज होगा वो कहलाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। फिर रिजल्ट के लिए ऐसी, ये डबल डबल ग्रुप में यूज होते हैं, जैसे सो दैट, सच दैट। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, वो इतना कमजोर है कि वे खड़ा भी नहीं हो सकता। तो ही इज सो वीक, खड़ा क्यों नहीं हो सकता वो? क्योंकि वो बहुत कमजोर है। तो अब वो खड़ा ना हो पाना उसका डिपेंड कर रहा है उसके कमजोर होने पे। तो उसका कमजोर होना प्रिंसिपल क्लोज है, और जो खड़ा नहीं हो पा रहा वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ये सो और दैट जो यहाँ पे है, ये जो रिजल्ट में यूज हुआ है, ये सबऑर्डिनेट कन्वेंशन होगा। समझ में आया? Yes, sir. ये कंडीशन वाले टर्म्स आ जाती हैं। ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, वो सफल नहीं हो सकता जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो कंडीशन दी गई है यहाँ पर कि सफल नहीं हो सकता कब तक? जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो डिपेंड करता है ना यहाँ पे उसका सक्सीड होना, किस पर डिपेंड करता है? उसके कठिन परिश्रम करने पे। उसका कठिन परिश्रम करना क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। और उसका सक्सेसफुल होना, तो कठिन परिश्रम करना प्रिंसिपल क्लोज है, और उसका सक्सेसफुल होना सबऑर्डिनेट क्लोज है। वो डिपेंड करता है, डिपेंडेंट क्लोज है। इस पे डिपेंड करता है हार्ड वर्क करने पे। तो ऐसे कंडीशंस में जो वर्ड यूज होते हैं दे आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और ये कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? ये इफ हो सकता है, सपोजिंग हो सकता है, अनलेस हो सकता है, प्रोवाइडेड हो सकता है। ठीक है? तो जो सेवंथ पॉइंट है वो मैनर। मैनर के लिए भी कुछ वर्ड्स हैं जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह यूज होते हैं। ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वर माय फादर, उसने मुझे ऐसे धमकाया जैसे वो है मेरा पिता था। एज इफ, तो धमकाया तो बाद में, पहले उसने ऐसा दिखाया जैसे वो उसका पिता था। तो धमकाया किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि वो उसके पिता जैसा था। तो यहाँ पे भी ये स्कॉल्डिंग जो है वो सबऑर्डिनेशन की तरह यूज हो रहा है, और यू वर माय फादर ये प्रिंसिपल क्लोज है। तो ऐसी जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं मैनर्स के लिए, मैनर वाली कंडीशन है ना यहाँ पे, तौर तरीके वाली, तो वो कंजंक्शन जो होते हैं वो भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। जैसे इनके टाइप्स हो सकते हैं एज, एज इफ, एज दो, एज फार एज। ठीक है? हेलो। Yes, sir. अब यहाँ Yes, पे, sir. यहाँ पे इसके नीचे एक नोट दिया है, अगर आपको दिख रहा हो, क्योंकि एज से एक रीजन पता चलता है हमें, तो इसके बाद सो नहीं आता है। तो जैसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं हम इसमें। ग्रामर जो है वो एग्जाम्पल से समझ में आती है सही। हेलो। Yes, sir. तो एज एज आई वाज इल सो आई कुड नॉट कम,
तो यहाँ पे सो यूज नहीं होगा, वही मैंने बताया। एज खुद में एक रीजन दे रहा है, क्योंकि मैं बीमार था तो मैं नहीं आ सका, सिंपल बनेगा। ठीक है, एज आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, यहाँ पे सो नहीं आएगा, एज के साथ सो नहीं आता है क्योंकि वो खुद में एक रीजन शो करता है। ठीक है, फिर सिंस इज नॉट फॉलोड बाय सो, तो सिंस है उसके बाद शो नहीं आता है। सिंस ही इज अ लायर, क्योंकि वह झूठा है, सो आई डू नॉट ट्रस्ट हिम, इसमें भी शो नहीं आएगा। तो सिंस के बाद भी शो नहीं आता है और एज के बाद भी शो नहीं आता है, क्योंकि ये दोनों ही रीजन बताते हैं। सिंस भी रीजन बता रहा है और एज भी रीजन बता रहा है, और शो भी फिर रीजन बताते था। तो अगर दो दो वर्ड ऐसे यूज हो जाएंगे तो जो सारे मिलकर रीजन ही बता रहे हैं तो सुपर फ्लोस हो जाएगा सेंटेंस। मतलब बहुत ज्यादा, सुपर फ्लोस का मतलब होता है अतिशोक्ति टाइप, कि अतिशोक्ति हो जाएगी वर्ड्स की इसमें जो नहीं होनी चाहिए। सेम सेम वर्ड रिपीटेटिवली यूज हो रहे हैं, सेम मीनिंग इनका है। तो एज के बाद शो यूज नहीं होता है, क्योंकि एज रीजन को डिनोट करता है, सिंस भी ऐसे रीजन को डिनोट करता है, तो इसके बाद भी शो यूज नहीं होता है। तो सिंस ही इज अ लायर, क्योंकि वह झूठा है, तो आई डू नॉट ट्रस्ट हिम, तो यहाँ पे शो नहीं आएगा, सीधा आएगा आई डू नॉट ट्रस्ट हिम, इसलिए मैं उसका विश्वास नहीं करता हूँ। समझ में आ गया? हेलो हेलो। अगला जो पॉइंट है कंपैरिजन वाला है, a wise enemy is better than a foolish friend। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है एक दूसरे के बीच में, वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। एक बुद्धिमान दुश्मन एक मूर्ख दोस्त से बेहतर है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है कंपैरिजन के लिए, एज, एज, सो, एज और देन, तो ये एक दूसरे सेंटेंस में कंपैरिजन दिखाते हैं। तो जब कंपैरिजन दिखा रहे हैं तो ऐसी जगह पे भी जो वर्ड यूज होते हैं कंजंक्शन वर्ड, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। दूसरा आप इस चीज से देख सकते हैं कि ये एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं, क्योंकि इनमें कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। तो ऐसे जो वर्ड हैं एज, एज, सो एज और देन। पहला सेंटेंस दिया है, वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फूलिश फ्रेंड, एक बुद्धिमान दुश्मन एक मूर्ख दोस्त से बेहतर है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो सो और एज है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और दूसरा है एज और एज, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में यूज होता है। देखो जैसे देख लेते हैं एग्जांपल से, आपको समझ में आएगा। जैसे अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, ही इज नॉट सो गुड एज यू, अगर ये होता है ही इज एज गुड एज यू, तो वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता, असर्टिव सेंटेंस होता, वो तुम्हारे जितना अच्छा है, इज एज गुड एज यू। बट ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें एज पहले पहले वाले में एज नहीं आएगा, सो आएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस में जो है सो ये यूज होता है और एज के साथ यूज होता है। से ही इज नॉट सो गुड एज यू, तो इसमें आपको दिख रहा है वो आपके जितना अच्छा नहीं है, ही इज नॉट सो गुड एज यू। तो नेगेटिव सेंटेंस में सो और एज यूज होता है, और एज और एज जो है वो अफर्मेटिव में और नेगेटिव में दोनों में यूज हो सकता है। बट उसमें नेगेशन लगाना पड़ेगा जब एज और एज दोनों को नेगेटिव के लिए यूज करेंगे। जैसे नीचे सेंटेंसेस में देख रहे हैं, ही इज एज गुड एज यू, वो तुम्हारा जितना अच्छा है। ही इज नॉट एज गुड एज यू, तो यहाँ पे निगेशन लगाया है। तो एज और एज तो अफर्मेटिव के लिए और नेगेटिव के लिए दोनों के लिए यूज हो सकता है, बट सो और एज जो है वो सिर्फ नेगेटिव के लिए यूज होगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये रहा, ये नोट करके दिए इसमें चीज। समझ में आ रहा है आपकी? Yes, sir. फिर आ गया 9th पॉइंट, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस बताने के लिए। बेसिकली डिफरेंस बताने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? दो, ऑल्दो, हाउएवर। दो ही वर्क हार्ड
पहला जो सेंटेंस है, दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, वो फेल हो गया, तो बी वो फेल हो गया। तो कठिन परिश्रम किया उसके बाद भी फेल हो गया, जब जहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा हो कि कठिन परिश्रम करने के बाद फेल बेसिकली नहीं होगा, तो ऐसे जो वर्ड हैं जैसे दो है, ऑल दो है, हाउएवर है, डिफरेंस शो करते हैं, तो ये भी जो वर्ड है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इनको कहते हैं। ठीक है, अब दो हमारे पूरे हो गए हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। Yes, कोऑर्डिनेटिंग sir. के फिर वही चार पार्ट थे, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। फिर कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, क्लास खत्म होने वाली है, दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, कुछ लोग अभी इस टाइम पे एंटर हो रहे हैं क्लास। तो डिफरेंस के लिए ये वर्ड जो यूज होते हैं ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। हाँ, तो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो कंप्लीट हो गए। कोऑर्डिनेटिंग के चार पार्ट थे, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। तो इतना हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद फिर हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। हेलो। Yes, Yes, sir. sir. हेलो, Yes, मेरी आवाज आ sir. रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हेलो, Yes, sir. यस आ सर आ रही है रही है। सर आ रही है आवाज। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? आप? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अगर आप लोगों की आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही तो मैंने एक मैसेज किया है, उस पर रिप्लाई कर दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? दो कंजंक्शन हमने पढ़े, नो कोऑर्डिनेटिंग और सर। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हेलो, चलिए Yes, कोई sir. रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, यस आगे सर। बढ़ते हैं। अगला जो तीसरा कंजंक्शन है दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं, आइदर और, नाइदर नोर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो येट, वेदर और। तो ऐसे जो कंजंक्शन होते हैं वो कहलाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो ये पेयर शो करते हैं। तो ऐसा एक कंजंक्शन और था पीछे हमने देखा था जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पार्ट था, इसको हम बोल रहे थे अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अगर आपने ध्यान से सुनी होगी सारी चीजें, तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन में क्या था, उसमें अल्टरनेट सेंटेंस थे, मतलब ऑप्शन दिए गए थे दो, उनमें से चूज करना था। तो उसकी पहचान कैसे होगी अगर कोरिलेटिव कंजंक्शन आ जाए या अल्टरनेटिव कंजंक्शन आ जाए? तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन में बेसिकली क्या होता है, दो ऑप्शन टाइप सेंटेंस दिए होंगे, जैसे आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे। यहाँ पे भी आइदर और का यूज है, वहाँ पे भी आइदर और का यूज है, यहाँ पे भी नाइदर नोर का यूज है, वहाँ पे भी नाइदर नोर का यूज है। बट वो अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अब ये फर्क कैसे पता चलेगा ये अल्टरनेटिव है और ये कोरिलेटिव है? तो जो अल्टरनेटिव है उसमें दो ऑप्शन टाइप सेंटेंस दिए होंगे, जैसे कि एक सेंटेंस दिया था उसमें आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, या तो शांति से बैठो या चले जाओ। तो उसमें दो ऑप्शन दे दिए, या तो ये करो या ये। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें देख लो आप, नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर हिज पेरेंट्स न्यू अबाउट हिज इविल इंटेंशन। ना तो उसके माता पिता को ना उसके दोस्तों को किसी को भी उसकी बुरी आदतों के बारे में, इंटेंशंस के बारे में
उद्देश्यों के बारे में नहीं पता है। तो इस यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं दिए हैं, यहाँ पे पेयर दिए हैं, ना तो इसे पता ना इसे पता। उसमें दिया था ऑप्शन, उसमें दोनों ऑप्शन थे, ऑल्टरनेट थे, या तो ये या ये। बट यहाँ पे एक जगह पेयर में दिया है, ना इसको पता ना उसको पता। तो इसकी इविल इंटेंशन के बारे में, इसकी बुरी इंटेंशन के बारे में ना तो उसके पेरेंट्स को पता ना उसके दोस्तों को पता। तो यहाँ पे पहचान कैसे करेंगे आप? पहचान आप ऐसे कर रहे हैं कि जो ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन था उसमें भी आइदर और नाइदर नॉर यूज हो रहा था, यहाँ पे भी आइदर और नाइदर नॉर यूज हो रहा है। तो उसमें क्या था कि उसमें दो ऑल्टरनेटिव सेंटेंस दिए थे, उसमें ऑप्शंस दिए थे, आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे। बट यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए हैं, यहाँ पे पेयर में दिए हैं, ना तो इसको पता ना उसको पता। ऐसे सेंटेंस के मीनिंग से आप समझ सकते हैं, जहाँ पे पेयर में चीजें दी हो, ना इसे पता ना इसे पता, या उसे पता है या तो उसे पता है, तो या वो करता है या वो। तो ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए हैं, पेयर दिए हैं, इकट्ठे वो चीजें हो रही हैं। तो ऐसे जो कंजंक्शन होते हैं, ऐसी जगह पे अगर आइदर और का यूज हो रहा है तो वो हो रहा है कोरिलेटिव जैसे, वहां पे हो रहा था ऑल्टरनेटिव के जैसे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला कंजंक्शन है कंपाउंड कंजंक्शन। अगर नहीं किसी को समझ में आया तो मेरे को मैसेज में बता सकते हैं, किसी का कोई मैसेज नहीं आया तो। अगर किसी को समझ में नहीं आया यहाँ तक तो मेरे को बता सकते हैं।